हेलो दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कौन सा क्लास कब स्टार्ट होने वाली है। चलिए बिना टाइम को लैप्स किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे थे? वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें हम सब कुछ पॉइंट को पढ़ चुके थे। आज जो पॉइंट होगा और उस पॉइंट का नाम है उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या होगा? उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले आप ये समझिए दोस्त, कैटलिस्ट कहते किसको है? सबसे पहले क्या समझना है, कैटलिस्ट कहते किसको है? उत्प्रेरक। कैटलिस्ट कहते किसको है? तो आप समझिए, कैटलिस्ट वह पदार्थ है, कैटलिस्ट जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है या जो अभिक्रिया के वेग को घटा देती है। अब सवाल है, जैसे आपने प्रेडिक्टेबल पढ़ा होगा, एस ब्लॉक पढ़ा होगा, पी ब्लॉक पढ़ा होगा, डी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका उपयोग जो है दोस्त कैटलिस्ट के रूप में करते। डी ब्लॉक एलिमेंट, अब डी ब्लॉक का एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में क्यों करते हैं, बस जान लीजिए थोड़ा सा पॉइंट। क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका जो वैलेंसी होता है, जिसे हम कहते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं। वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्योंकि वैलेंसी अलग अलग होती है या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं एक एलिमेंट का एक से ज्यादा होता है, तो वो जो है कैटलिस्ट के रूप में उपयोग होता है। तो कैटलिस्ट किसे कहते हैं समझ गए दोस्तों। अब देखिए कैटलिस्ट का प्रभाव क्या है। कैटलिस्ट एक प्रकार का पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। वही देखिए लिखा हुआ है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है या कम हो जाता है। शुद्ध और शुष्क H2O2 परस्पर वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करता। कहानी मीन्स क्या है, यदि H2 क्या लेते हैं? प्योर लेते हैं, और O2 क्या लेते हैं दोस्तों? प्योर लेते हैं। H2 भी लिए और O2 भी लिए, वो दोनों जो है वर्षों तक, मतलब क्या, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल, 15 साल, कुछ भी कहिए आप, वर्षों तक ये अभिक्रिया नहीं होता है। H2O नहीं बनता है या H2O2 नहीं बनता है, वर्षों तक नहीं बनता है दोस्तों। वही लिखा हुआ है, H2 प्योर स्टेट, O2 प्योर स्टेट, दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद ये H2 नहीं बनता है और O2 भी नहीं बनता है। किंतु इनके मिश्रण में यदि प्लेटिनम की अल्प मात्रा डाल दी जाए, प्लेटिनम देखिए क्या, H2 लीजिए और O2 लीजिए और इसमें डाल दीजिए प्लेटिनम Pt। क्या डाल दीजिए दोस्तों? Pt डाल दीजिए, थोड़ा सा मात्रा डाल दीजिए इसमें, तुरंत आप देखिएगा रिएक्शन करके H2O में फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब H2O का निर्माण होता है, मीन्स जल का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में थोड़ा सा डाल दीजिए क्या, प्लेटिनम, थोड़ा सा डाल दीजिए क्या, Pt, तो तुरंत क्या करेगा, H2O अर्थात जल का निर्माण कर लेता है। वही लिखा दोस्तों, कहने में क्या है, H2O कैसे बना, H2O जो बना है वो बना है प्लेटिनम की अल्प मात्रा डालने से बना है। क्या बना है, प्लेटिनम की अल्प मात्रा डालने से बना। और यदि Pt नहीं डालते हैं वो फिर आपका नहीं बनेगा। दोस्तों थोड़ा इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, प्लेटिनम यहां पर क्या है, उत्प्रेरक है। तो प्लेटिनम यहां उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, बढ़ा देती। प्लेटिनम यहां क्या है, उत्प्रेरक है दोस्तों, यहां अनुपस्थिति नहीं होगा। प्लेटिनम यहां क्या है, उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, बढ़ा देती है। दूसरा देखिए दोस्त क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दीजिए, मीन्स H2O2 में थोड़ा सा आप क्या मिला दिए, ग्लिसरॉल मिला दीजिए, ग्लिसरॉल मिला दीजिए। ये तुरंत क्या होता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में क्या होती है, ब्रेक कर जाता है। ये आसानी से क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। यदि आप नहीं मिलाते हैं फिर भी वो टूटेगा, लेकिन जितना जल्दी मिलाने से टूटेगा दोस्तों उतना जल्दी बिना मिलाए हुए नहीं टूटेगा। तो यहां पर ग्लिसरॉल क्या है, यहां पर जो ग्लिसरॉल है वो क्या है, एक कैटलिस्ट है। इस प्रकार H2O2 मिला के वाटर बनाए थे, Pt डाले थे, तो Pt ये क्या था, कैटलिस्ट था। उसी प्रकार यहां पर जब H2O2 में आप क्या मिलाएंगे, ग्लिसरॉल मिला देंगे तो H2O2 में ब्रेक कर जाता है, तो वो क्या है दोस्तों, कैटलिस्ट है। दूसरा देखिए पॉइंट दोस्तों क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और क्रियाविधि दोनों का दोनों बदल जाता। अब सवाल दोस्तों ये है, सक्रियण ऊर्जा कहते किसको, सवाल ये भी है ना, सक्रियण ऊर्जा कहते किसको। तो देखिए इस ग्राफ को देखिए क्या है, एक तरफ देखिए एनर्जी लिया गया ग्राफ में, एक तरफ देखिए क्या है एनर्जी लिया ग्राफ में, एक तरफ क्या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया गया है। अब देखिए यहां देखिए रिएक्टेंट है दोस्तों, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या दोस्तों, कम है। जब रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, सिंपल सी बात है, ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है दोस्तों, कम है। अब इसमें एनर्जी दीजिए आप, क्या देंगे हम लोग, एनर्जी दीजिए, और एनर्जी के बाद धीरे धीरे क्या एनर्जी बढ़ेगा, और यहां पे क्या होता है देखते मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट होता है। ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी, और यही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा का। अर्थात आप कह सकते हैं कि जितना आप एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देते हैं जिससे कि रिएक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए क्या आपके पास 50 रुपया है, आपने बुक खरीदने गया, लेकिन उस बुक का कीमत है कितना, 150 रुपया, तो आपके जेब में कितना रुपया का कमी है, तो आपके जेब में 100 रुपया का कमी है। तो वो 100 रुपया किसी न किसी फ्रेंड से लीजिएगा, कि 100 रुपया अपने माँ से लीजिएगा या अपने पापा से लीजिएगा, तो कितना रुपया लेने की आवश्यकता पड़ गया, 100 रुपया लेने की आवश्यकता पड़ गया। वही 100 रुपया क्या कहलाएगा, उस बुक का सक्रियण ऊर्जा कहा जाएगा। मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट जो लगा
बुक को खरीदने के लिए वही एक्स्ट्रा अमाउंट, वही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कहलाएगा? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। वही देखिए दोस्तों, यहां पर ये है रिएक्टेंट है, इसको एनर्जी देना पड़ेगा तब ये प्रोडक्ट में बनेगा। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? EA एक्टिवेशन, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी आपने लिया वही क्या कहलाएगा दोस्तों? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। आज दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब सवाल दोस्तों क्या है, उत्प्रेरक कितना प्रकार का होता है? तो दोस्तों उत्प्रेरक समानतः दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, या धन उत्प्रेरक कहते हैं। जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, या ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है, धन उत्प्रेरक, धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या करती है? घटा देती है। सक्रियण ऊर्जा को ही पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करती है? घटा देती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात जैसे मान लीजिए क्या आपने कोई रिएक्शन करना प्रारंभ किए AB, और इसके पास एनर्जी पहले से है 50 किलो जूल। कितना है? 50 किलो जूल। अब एक्स्ट्रा अमाउंट में मान लीजिए क्या 50 किलो जूल है। यदि मान लीजिए कैटलिस्ट नहीं देते, यदि कैटलिस्ट नहीं देते हैं तो इसको कितना एनर्जी चाहिए? 250 किलो जूल चाहिए। लेकिन कैटलिस्ट दे दिए तो आप देखिएगा रिएक्शन जो है 150 किलो जूल पे ही हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करती है? सक्रियण ऊर्जा को ही क्या करती है? घटा देती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा देखिए पॉइंट है ऋण उत्प्रेरक निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट सक्रियण ऊर्जा को क्या करती है? बढ़ा देती है। निगेटिव कैटलिस्ट सक्रियण ऊर्जा को क्या करेगी? बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, जिससे क्या होगा? अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे घटना प्रारंभ कर देती। देखिए वही दोस्तों यहां लिखा हुआ EA क्या है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है। EB उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया सक्रियण ऊर्जा का मान कम है। थर्ड डायग्राम देखिए क्या दोस्तों, थर्ड डायग्राम देखिए क्या है। देखिए यहां देखिए क्या है, EA देख लीजिए क्या है। देखिए दोस्तों क्या है, EA देखिए क्या है, और यहां देखिए क्या है? EB है ना। यहां देखिए क्या है ये दोस्तों, यहाँ EB होगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, EB होगा, और यहाँ क्या होगा? EA होगा। देखिए जब आप कैटलिस्ट नहीं दिया था, जब आप कैटलिस्ट नहीं दिया था उस समय यहां दोनों में क्या होगा? देख लीजिए क्या दिया हुआ, EA क्या है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है। देखिए ये क्या है? B है। ये दोस्तों EA। देखिए EA क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है जब कैटलिस्ट नहीं दी गई है। जब कैटलिस्ट नहीं दी गई है, देखिए कितना एनर्जी चाहिए? इतना एनर्जी चाहिए, देख लीजिए इतना एनर्जी चाहिए। लेकिन जब आपने कैटलिस्ट दे दिया तब कितना चाहिए? देख लीजिए सिर्फ इतना एनर्जी चाहिए, देख लीजिए। देखिए ना ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, कैटलिस्ट नहीं दिया कंडीशन है, देखिए लिखा हुआ है अनकैटलाइज्ड, और यहां देखिए क्या दिया है? कैटलाइज्ड। अर्थात क्या? जब आपने कैटलिस्ट दिया तो अभिक्रिया वेग देखिए क्या हो गया? बढ़ जाएगा। जान रहे क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतना था अब इतना ही देखिए रह जाता। देख लीजिए जो पहले इतना था, देखिए जो पहले इतना था इतना ज्यादा देखिए था, अब देखिए क्या हो दोस्तों हो रहा है? इतना ही देखिए। देखिए क्या है? पहले देखिए ये था, अब देखिए कितना दोस्तों, यही आपका देख लीजिए कितना कम हो गया।
इसलिए बोला गया है कि जब आप कैटलिस्ट दिए, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, बढ़ा देती। कैटलिस्ट देने के बाद अब कैटलिस्ट नहीं दिए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए बोला जाता है कैटलिस्ट क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या तो बढ़ा देता है। बढ़ाता कौन है, धन, घटाता कौन है, ऋण कैटलिस्ट। ये था ओवरऑल हम लोग क्या, कैटलिस्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विकिरण का प्रभाव। क्या देखते हैं, विकिरण का प्रभाव, जिसको बोलते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखिए क्या होता है, H2Cl2 अंधेरे में अत्यंत मंद गति से अभिक्रिया करता है। कौन, H2 और O2। H2 जो है Cl2 है, यदि ये अंधेरा रहता है, अंधेरा का मतलब है डार्क रहता है दोस्तों, यदि ये डार्क रहेगा तो HCl बनेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन जब यहां पे H2Cl2 आप देते हैं सनलाइट, तो भी HCl बनेगा दोस्तों, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि इसका वेग बोला जाए, क्या, इसका वेग बोलते हैं रेट R1, इसका वेग ये है R1 है, इसका वेग मानते हैं क्या हम दोस्तों, R2 मानते हैं। तो निश्चित तौर पे सनलाइट के प्रेजेंस में वेग जो होगा 2 R2 वो ग्रेटर होगा किससे, वेग R1 से। ये हो गया, तो वेग R2 जो होगा ग्रेटर देन वेग R1 होगा। इसलिए बोला गया है यहां किसका प्रभाव पड़ रहा है, विकिरण का प्रभाव पड़ रहा है। किसका पड़ रहा है, विकिरण का प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारा रिएक्शन ऐसा है जिस पर विकिरण पड़ने से अभिक्रिया के वेग को वो तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है। दोस्तों थोड़ा इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से कि अंधेरा में देने पर वेग क्या कम रहता है इसके तुलना में जब आप उसी अभिक्रिया को उजाला में करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, देखिए वही चीज देखिए यहां लिखा गया है H2 प्लस Cl2 क्या होता है HCl रेट R1। ये डार्क मोड में क्या गया है, क्या गया, डार्क मोड में क्या गया है। और H2 प्लस Cl2 ये क्या गया, क्या, व्हाइट मीन्स सनलाइट के मोड में, सनलाइट के मोड में, फिर भी HCl बना है। इसका रेट मानते हैं R2, तो R2 क्या होगा, ग्रेटर देन R1 होगा। दोस्तों याद देखिए प्रकाश तरंगों से क्लोरीन के अणु ऊर्जा का अवशोषण करके सक्रिय हो जाता है। तो सवाल है इसका क्रियाविधि क्या है दोस्तों, इसका मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिज्म कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इसका। देखिए मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, तो दोस्तों इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है दोस्तों, देखिए होता है मैकेनिज्म क्या, जब क्लोरीन के ऊपर आप सनलाइट देते हैं, सनलाइट के क्या, क्लोरीन के ऊपर क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं, क्लोरीन जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है। कहने की मतलब क्या, आप खुद सोचिए, आपके बॉडी पे जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट में एनर्जी जो है उसका अवशोषण करते हैं, और जो एनर्जी सनलाइट से लेते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन डी के माध्यम से मिलता है हम लोग को। तो अब कहने में क्या देखिए हुआ कि Cl2 पे सनलाइट पड़ा तो उत्तेजित हो, एनर्जी को अवशोषित किया और उत्तेजित होता है और क्या टूट जाता है Cl डॉट में, क्या होता है Cl डॉट में टूट जाता है। अब Cl डॉट क्या करता है, देखिए Cl डॉट जो है H2 से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है और H डॉट का निर्माण होता है। यही H डॉट फिर Cl डॉट से रिएक्शन करता है तो HCl का निर्माण आसानी से हो जाता है।
ये हो जाता है। तो ये डॉट क्या है, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। वही देखिए लिखा हुआ यहां पर, प्रकाश तरंगों से क्लोरीन के अणु ऊर्जा का अवशोषण करके सक्रिय हो जाता है। वही तो हम बताए ना कि क्लोरीन जो है सनलाइट से एनर्जी लिया और क्या वो सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, तुरंत विघटित होकर अत्यंत अतिक्रियाशील अभिक्रियाशील क्लोरीन परमाणुओं में बदल जाती है। वो तुरंत क्या होता है, उससे एनर्जी लेता है और ब्रेक होकर तुरंत क्या है, परमाणु में बदल जाएगा। क्या होगा? परमाणु में बदल जाता है। तत्पश्चात क्लोरीन का एक परमाणु H2 अणु से अभिक्रिया करके HCl, वही देख लिखा हुआ है HCl, और एक हाइड्रोजन बनता है। फिर HCl H परमाणु एक क्लोरीन अणु से अभिक्रिया करके दूसरा HCl का निर्माण करता है। देखिए वही लिखा हुआ, क्लोरीन टूटा, सनलाइट देने से Cl डॉट बना, Cl डॉट H2 के HCl डॉट बना, फिर H डॉट Cl डॉट बना, HCl का निर्माण हो गया। ये था क्या हम लोग का विकिरण का प्रभाव है। दोस्तों ये था हम लोग क्या, विकिरण का प्रभाव। नहीं देखिए क्या अभिक्रिया वेग का ताप का प्रभाव क्या है। एक मिनट में देखता हूं था। आज देखते हैं क्या है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर ताप का क्या प्रभाव है, ताप का क्या इफेक्ट होता है अभिक्रिया के वेग पर। तो निश्चित तौर पे ताप देने से या टेम्परेचर देने से अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। आपको कल परसों हम बताए भी थे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि 10 डिग्री टेम्परेचर आप देते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना बढ़ जाता है, या अभिक्रिया का वेग 2.5 गुना बढ़ जाता है। तो ताप में वृद्धि होने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। कैसे वृद्धि होती है? प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसके वेग में लगभग 2 गुना कहिए या 2.5 गुना क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। तो अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ती है। अब दोस्तों देखिए इसमें आखिर सवाल यह है, ताप बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती क्यों? क्वेश्चन तो यहां पे है ना कि ताप आप बढ़ाए, टेम्परेचर आप बढ़ाए, अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ गया? बहुत आसान है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं के बीच में क्या टकराव होता है। जब आप ताप नहीं बढ़ाए थे तो निश्चित तौर पे अणु के बीच में टकराव उस समय भी होती है, लेकिन ताप बढ़ा देने से अणुओं और अणुओं के बीच टकराव क्या होती है, सामान्य से ज्यादा शुरू हो जाती। जब टकराव ज्यादा होगा निश्चित तौर पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। वो एनर्जी का उपयोग करता है कौन? अणु। क्या करता है? अणु उपयोग करता है और क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करेगा रिएक्शन क्या आपका शुरू हो जाएगा। वही देखिए लिखा हुआ, अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि। मतलब ताप बढ़ाने से क्या होगा, अणुओं के बीच जो टकराव था उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वही लिखा हुआ भी है, अभिक्रिया के ताप में वृद्धि होने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। बात तो सही है, टकराव क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे प्रति सेकेंड अणुओं के मध्य होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। बात वही है। यद्यपि गतिज सिद्धांत के अनुसार अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप का अनुपाती होती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा
गतिज ऊर्जा अणु में क्या ज्यादा होगा, और ऐसा सिद्धांत के अनुसार देखा गया है, गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार देखा गया है, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप का अनुपाती होती है। फिर भी अणुओं में प्रति टक्करों की संख्या का मान 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर 3%, कितना परसेंट, 3% में बढ़ोतरी होती है। इससे पता चलता है सिर्फ टक्करों की अभिक्रिया, सिर्फ टक्करों की, यदि आप अणुओं में टकराते हैं सिर्फ उसी से रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए, क्या एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे H2 + O2 आप देखिए क्या बनता है, H2O बनता है, क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये टेम्परेचर क्या समान टेम्परेचर है, मतलब क्या 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब H2 और O2 को आप क्या कीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या देखिएगा, ये दोनों अणु, हाइड्रोजन गैस अणु और ऑक्सीजन गैस अणु, दोनों के बीच क्या टकराव ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। श्योर 100 डिग्री है, पानी खोलता है, आप देखे होंगे टकराना क्या शुरू हो जाता है। तो टकराना जब शुरू हो गया तो अब कहिएगा इसका गतिज ऊर्जा क्या हो गया, निश्चित तौर पे औसत गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, बढ़ गया। औसत गतिज ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया। तो औसत गतिज ऊर्जा बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, तो मैक्सिमम बढ़ता है 3%। यदि आप 10 डिग्री केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, गतिज ऊर्जा जो है लगभग 3% क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। फिर भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कहना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से और टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं में आपस में टकराव बढ़ जाने से रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, फिर कोई न कोई दूसरा कंडीशन आने वाला है, कोई न क्या है, दूसरा कंडीशन आने वाला है, जिससे अभिक्रिया होने की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, क्या एक अणु ये है, एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, दोनों आपस में टकराया तो निश्चित तौर पे क्या रिएक्शन होगा, लेकिन कोई जरूरी है क्या रिएक्शन होगा। यदि मान लीजिए धीरे टकराया तब क्या होगा, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये टकराने का सिद्धांत का पहला पार्ट दोस्तों। तो आज हम लोग देखें कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। क्या देखें, अभिक्रिया के वेग पर, टेम्परेचर पर, अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और अधिक डिस्क्राइब करेंगे। और आज अपने सेशन यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।